बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत और तारीख। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आइए सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सियाहत की रिवायत, उसके बाद सियाहत की किस्में, सियाहत का फरोग, तारीखी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़, और आखिर में सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोजगार के मौक़े। तो आइए सबसे पहले सियाहत की रिवायत को जानने की कोशिश करते हैं। अपने मुल्क में सियाहत की रिवायत कदीम ज़माने से मौजूद है। मजहबी मकामात की सैर, मेलों की सैर, हुसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र, तिजारती सफ़र वगैरह के ज़िम्न में पहले ज़माने में लोग सियाहत पर निकलते थे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग सफ़र करते हैं। सफ़र की वजूहात में सनत व तिजारत, मजहबी उमूर, लुत्फ़अंदोज़ी, इलाज व मुआलजा, आराम और आबो हवा की तब्दीली, हुसूल इल्म वगैरह शामिल हैं। इन वजूहात की बिना पर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। मजहबी उमूर की अदायगी के लिए लोग मजहबी मकामात का सफ़र करते हैं। मजहबी मकामात की सैर, मेलों की सैर, हुसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र। दुनिया के कई ममालिक से कदीम ज़माने में लोग तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटियों में हुसूल इल्म की गर्ज से आया करते थे। तिजारत की गर्ज से लोग सफ़र किया करते थे। आप पढ़ चुके हैं कि एशियाई ममालिक के मगरबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात उस दौर में ही कायम हो चुके थे। एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर भारत से गरम मसाले, हाथी दांत वगैरह मगरबी ममालिक में तिजारत के लिए ताजिर ले जाया करते थे। तो तिजारती सफ़र वगैरह के ज़िम्न में पहले ज़माने में लोग सियाहत पर निकलते थे। मुख्तसरन ये कि इंसान को कदीम ज़माने से ही सफ़र करना पसंद है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे।
کیا آپ جانتے ہیں بدھ ادب میں مذکور ہے کہ خود گوتم بدھ نے عوام کی اصلاح کے لیے بہت سے شہروں کا سفر کیا ہے۔ بدھ بھکخوؤں کے لیے مسلسل سفر کرتے رہنا ضروری ہوتا تھا۔ اسی طرح جین منی اور سادھو بھی مسلسل سفر کرتے رہتے تھے۔ تو گوتم بدھ نے عوام کی اصلاح کے لیے، بدھ مذہب کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے بہت سے شہروں کا سفر کیا ہے۔ بدھ بھکخوؤں کے لیے بھی مسلسل سفر کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جین مذہب کے جو جین منی ہیں اور سادھو بھی مسلسل سفر کرتے رہتے تھے۔ سن 630 عیسوی میں چینی سیاح ہیوان شونگ چین سے بھارت آئے تھے۔ چندرگپت دوم کے عہد میں بدھ بھکخو فاہیان چین سے بھارت آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھارت کے سفر کی روداد قلم بند کی ہے۔ اس سے ہمیں گپت حکومت کے عمدہ انتظام حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ عہد وسطیٰ میں سنت نامدیو، سنت ایکناتھ، گرو نانک دیو، رام داس سوامی جیسے سنت ملک بھر میں سفر کرتے تھے۔ سنت نامدیو ہوں، سنت ایکناتھ، گرو نانک دیو یا رام داس سوامی، یہ سنت ملک بھر سفر کرتے تھے اور لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے تھے۔ سیاحت کی روایت ہم نے دیکھی، اور اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے ملک بھارت میں سیاحت کی روایت قدیم زمانے سے موجود ہے۔ سیاحت کہتے کسے ہیں؟ سیاحت کے معنی کیا ہیں؟ کسی خاص مقصد کے تحت کسی دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ سیاحت کو انگریزی میں ہم ٹورزم کہتے ہیں۔ روز کی تھکا دینے والی مشغولیات سے آدمی مختلف قسم کے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی تفریحی مشغلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ چھٹیوں میں قدرت کے حسین نظاروں کی سیر کرنے کے لیے فطرت کی گود میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے روزمرہ کے ماحول سے دور چند دنوں کے لیے کہیں جا بستے ہیں۔ ذہنی طور پر خوش و خرم رہنے کے لیے ہم قدرتی مناظر والے، تاریخی، تہذیبی اہمیت والے مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ اسے ہی سیاحت کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن بطوطہ اسلامی دنیا کا طویل ترین سفر کرنے والے مشہور سیاح ہیں۔ سیاح یعنی سیاحت کرنے والا۔ تو آئیے دنیا کے کچھ مشہور سیاحوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے پہلے دریافت کنندہ یورپی سیاح کے طور پر بینجامن ٹیوڈیلا مشہور ہیں۔ ان کا جنم اسپین میں ہوا تھا۔
ट्यूडेला इज अ सिटी इन नदर्न स्पेन। शुमाली स्पेन में ट्यूडेला नामी एक शहर है और इसी के नाम से बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला कहलाते हैं। बेंजामिन ट्यूडेला ने 1159 से 1173 ईस्वी के दरमियान फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, शाम, अरब, मिस्र, इराक, ईरान, भारत और चीन के सफ़र किए। उन्होंने अपने सफ़र के तजुर्बात रोज़नामचे की शक्ल में कलमबंद किए हैं। ये रोज़नामचा तारीख़ का एक अहम दस्तावेज़ है। उस ज़माने में सफ़र की इतनी सहूलियात दस्तयाब ना होते हुए भी बेंजामिन ट्यूडेला ने कई ममालिक का सफ़र किया। उन्होंने अपने सफ़र के तजुर्बात रोज़नामचे की शक्ल में कलमबंद किए हैं। ये रोज़नामचा तारीख़ का एक अहम दस्तावेज़ है। आप तारीख़ के माख़ज़ में पढ़ चुके हैं कि तहरीरी माख़ज़ तारीख़ में अहमियत रखते हैं और बेंजामिन ट्यूडेला के लिखे हुए ये रोज़नामचे जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र की अपनी रुदाद और तजुर्बात को बयान किया है, ये तारीख़ का अहम दस्तावेज़ है। और अब हम बात करेंगे मार्को पोलो की। 13वीं सदी ईस्वी में मार्को पोलो नामी अतालवी सयाह ने बर-ए-आज़म एशिया खुसूसन चीन को दुनिया से मुतारिफ करवाया। वो 17 साल चीन में रहे। एशिया की तबई साख्त, समाजी ज़िंदगी, अदबी व तहज़ीबी ज़िंदगी और तिजारत से दुनिया को मुतारिफ कराया। इसी से यूरोप और एशिया के माबैन ताल्लुकात और तिजारत का आगाज़ हुआ। तो बर-ए-आज़म एशिया ख़ास तौर पर चीन को दुनिया से मुतारिफ करवाने वाले ये हैं अतालवी सयाह मार्को पोलो। कितने साल चीन में रहे? 17 साल। एशिया की तबई साख्त, समाजी ज़िंदगी, अदबी व तहज़ीबी ज़िंदगी और तिजारत से उन्होंने दुनिया को मुतारिफ कराया और इसी से यूरोप और एशिया के माबैन ताल्लुकात और तिजारत का आगाज़ हुआ। इब्ने बतूता का नाम आपने सुना होगा। इब्ने बतूता इस्लामी दुनिया का तवील तरीन सफ़र करने वाले 14वीं सदी ईस्वी के मशहूर सयाह हैं। वो 30 बरसों तक दुनिया घूमते रहे। एक ही रास्ते से दोबारा सफ़र ना करना इब्ने बतूता का अज़्म था। अहद वुस्ता की तारीख़ और समाजी ज़िंदगी समझने के लिए इब्ने बतूता के सफ़रनामे का मुताला निहायत कारआमद है। तो इब्ने बतूता 30 बरसों तक दुनिया घूमते रहे और उनका अज़्म था कि एक ही रास्ते से दोबारा सफ़र ना करना, यानी हर बार उन्होंने नया रास्ता इख्तियार किया, किसी एक रास्ते पर उन्होंने दोबारा सफ़र नहीं किया। अहद वुस्ता की तारीख़ और समाजी ज़िंदगी समझने के लिए इब्ने बतूता के सफ़रनामे का मुताला निहायत कारआमद है। ये है इब्ने बतूता के सफ़रनामे जिनके तर्जुमे अलग अलग ज़ुबानों में हो चुके हैं।
दुनिया का नक्शा बनाने वाले जेरेडस मर्केटर 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाले पहले नक्शा नवीस के तौर पर जेरेडस मर्केटर को शोहरत हासिल हुई। 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाले पहले नक्शा-नवीस के तौर पर जेरेडस मर्केटर को शोहरत हासिल हुई। इसकी वजह से यूरोप की तहकीकाती मुहिमें तेज़गाम हुईं। तो 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाले पहले नक्शा-नवीस कौन हैं? जेरेडस मर्केटर। 10वीं किताब में जेरेडस मर्केटर का नाम इस तरह लिखा है कि आप शायद उसे गेरहार्ड मर्केटर पढ़ें। दरअसल इसका प्रोनंसिएशन है जेरेडस मर्केटर। तो आप वहाँ पर अंग्रेज़ी में नाम लिख लें तो बेहतर होगा ताकि आप उसे सही प्रोनंसिएशन से पढ़ सकें। तो जेरेडस मर्केटर ने 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाया। इसकी वजह से यूरोप की तहकीकाती मुहिमें तेज़गाम हुईं। ये है जेरेडस मर्केटर का बनाया हुआ दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब। और अब हम बात करेंगे टूरिज्म की दुनिया में एक बहुत अहम नाम थॉमस कुक। इंग्लिस्तान में पैदा होने वाले थॉमस कुक ने 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में 600 लोगों पर मुश्तमिल जमात की लेस्टर से लाफ्ब्रू तक रेलवे सैर का एहतमाम किया। Leicester is a city in England's East Midlands region and Loughborough is a town in England. थॉमस कुक ने 600 लोगों पर मुश्तमिल जमात की लेस्टर से लाफ्ब्रो तक रेलवे सैर का एहतमाम किया। थॉमस कुक ने पूरे यूरोप की आलिशान दायरवी सैर का कामयाब तरीके से इनेकाद किया। कुक ने ही सियाहत की टिकटें बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। यहीं से जदीद सियाहत के दौर का आगाज हुआ और आज हम देखते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के शोबे में रोज़गार के कई मौके मौजूद हैं। इनका जिक्र तफसील से हम सबक के आखिरी हिस्से में करेंगे। सियाहत यानी टूरिज्म अब एक सनत का दर्जा पा चुकी है। ये हैं थॉमस कुक जिन्होंने 1841 में अपनी ट्रैवल कंपनी शुरू की। यूरोप की आलिशान दायरवी सैर का कामयाब तरीके से इनेकाद किया, सियाहत की टिकटें बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया और इस तरह जदीद सियाहत के दौर का आगाज हुआ। आइए हम आपको थॉमस कुक के लोगो एवोल्यूशन के बारे में बताएं। थॉमस कुक, ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट टूर ऑपरेटर, has revealed a new logo, the Sunny Heart, and changed its tagline from "Don't just book it, Thomas Cook it" to "Let's go." तो आइए थॉमस कुक के लोगो एवोल्यूशन पर एक नजर डालते हैं। कुक स्टोर्स ब्रोशर कवर 1891।
Here is the Cook Stores logo from late in the 19th century. उसके बाद in 1914 a fifth continent was added to the surrounding ribbons. And in 1928 a fifth ribbon was added and the brand name changed from Cook Stores to Cook's Travel Service. The globe was replaced in 1930 और ग्लोब की जगह TCNS लिखा जाने लगा. TCNS for Thomas Cook and Son. These two designs were used between the mid-1930s until after the Second World War. Cook's was seen between the 50s and 70s. The flame red Thomas Cook logo was introduced in 1974. It changed again in 1989. The Sea and Sun yellow and blue was launched in 2001. And this is Sunny Heart. The Sunny Heart logo launched worldwide in October 2013. So this is the journey of Thomas Cook logo. On 23rd September, we faced the sad news that the UK's oldest holiday company, Thomas Cook, had closed down after 178 years. अब सवाल ये पैदा होता है कि who owns Thomas Cook now? तो Fosun Tourism Group, the Thomas Cook brand is making a return after being turned into an online travel company by new owners. Chinese firm Fosun Tourism Group acquired the brand. अब हम बात करेंगे इंडियन टूरिज्म की. मजहबी सियाहत के लिए मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल सफ़र करने की रिवायत भारत में पहले ही से मौजूद थी. महाराष्ट्र से शुमाल की समत अयोध्या तक और वहां से दोबारा महाराष्ट्र तक के सफ़र का बयान विष्णु भट्ट गोडसे ने कलमबंद कर रखा है. उनके सफ़रनामे का नाम मेरा सफ़र है. इस किताब की खुसूसियत ये है कि विष्णु भट्ट ने ये सफ़र 1857 की जंग आज़ादी के दौरान किया था. जंग के मुतालिक बहुत सारी बातों के वो खुद गवाह थे. इसकी वजह से जंग और खुसूसन रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सारी तफसीलात हमें मालूम होती हैं. इतना ही नहीं बल्कि हमें 18वीं सदी ईस्वी की मराठी ज़बान की नौइयत का भी इल्म होता है. ये किताब मौसिर तारीख़ का एक माखज़ है. मौसिर यानी हम अहद, हम ज़माना, सेम पीरियड. तो विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास is one of the important sources of history of that period. सेशन की शुरुआत ही में हमने जिक्र किया कि अपने मुल्क में सियाहत की रिवायत कदीम ज़माने से मौजूद है. मजहबी मकामात की सैर, मजहबी सियाहत के लिए मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक
पैदल सफ़र करने की रिवायत भारत में पहले ही से मौजूद थी। यह है विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास यानी मेरा सफ़र। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र से शुमाल की समत अयोध्या तक और वहां से दोबारा महाराष्ट्र तक के सफ़र का बयान कलमबंद किया है। इस किताब की खुसूसियत ये है कि विष्णु भट्ट ने ये सफ़र सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान किया था। जंग के मुताल्लिक बहुत सारी बातों के वो खुद गवाह थे। इसकी वजह से जंग और खुसूसन रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी के मुताल्लिक बहुत सारी तफसीलात हमें माझा प्रवास से हासिल होती हैं। आपको याद है पिछले सबक खेल और तारीख का मुताला करते वक्त हमने विष्णु भट्ट गोडसे की इस किताब माझा प्रवास का भी जिक्र किया था। माझा प्रवास से तर्जुमा शुदा एक पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोजमर्रा का मामूल बयान किया गया था। आइए उसे एक बार दोहराते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी किताब माझा प्रवास से तर्जुमा शुदा इस पैराग्राफ से हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोजमर्रा का मामूल पता चलता है। विष्णु भट्ट गोडसे अपनी किताब माझा प्रवास में लिखते हैं, बाई साहब को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का बहुत शौक था। सुबह सवेरे उठकर मलखम की वर्जिश के बाद घुड़सवारी और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया 4 चमचे मकवी खुराक का इस्तेमाल और दूध पीने के बाद गुस्ल करती थीं। तो विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास से ये पैराग्राफ अख्ज़ किया गया है। हमने देखा मुख्तलिफ सयाहों ने सफ़रनामे लिखे हैं जिनमें उन्होंने अपने सफ़र की रुदाद कलमबंद की है। ये सफ़रनामे तारीख़ के अहम दस्तावेज़ माने जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम ट्रैवलॉग्स कहते हैं। उर्दू में भी बहुत सारे सफ़रनामे लिखे गए हैं। कुछ लोगों ने अपने सफ़र हज की रुदाद को कलमबंद किया है। न्यूयॉर्क के 100 रंग, चीन को चलिए, सफ़रनामा अमरीका, शहर दर शहर, इब्ने इंशा का मशहूर सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में। तो इन सफ़रनामों की बड़ी अहमियत है। ट्रैवलॉग्स या सफ़रनामे हमें किसी इलाके की तबई साख्त, वहाँ की समाजी ज़िंदगी, अदबी और तहज़ीबी ज़िंदगी के मुतालिक काफ़ी मालूमात फ़राहम करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग अब सफ़रनामे लिखने की बजाय ट्रैवल व्लॉग्स बनाने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरे की सहूलत मौजूद है। लोग जहां जाते हैं, दौरान सफ़र, सियाहत के मकामात पर वीडियो शूटिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं और उसे बड़ी आसानी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं। और देखते ही देखते वो ट्रैवल व्लॉग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घर बैठे कई लोग देखते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। साथ ही साथ मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। तो ट्रैवल व्लॉग ये नए ज़माने के सफ़रनामे हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं सियाहत की किस्में।
جدید دور میں سیاحت آزادانہ طور پر مقامی، بین ریاستی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن چکا ہے۔ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات، قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز، مذہبی مقامات، صنعتی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لینا وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی اور مصنوعی چیزوں کی دلکشی اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے برفانی چوٹیاں، سمندری ساحل، گھنے جنگلات جیسے مخدوش علاقے سیاحت میں شامل ہوئے۔ ان پر سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ کی مدد سے پروگرام تیار ہونے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تشہیری پروگرامز تیار کرتے ہیں۔ سیاحت کی مختلف قسموں کے متعلق تفصیلی معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔